हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सुजाता परिहार और आप सबको स्वागत है मेरे चैनल लीड टू सक्सीड में। इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 12 के बिजनेस स्टडीज के चैप्टर नंबर 6 के बारे में। चैप्टर का नाम है स्टाफिंग और ये है पार्ट 1। इसको हम 2 पार्ट में कवर करेंगे। रेफरेंस हमने पूनम गांधी जी की बुक से लिया है। टॉपिक्स क्या क्या कवर करने हैं हमें: मीनिंग ऑफ स्टाफिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, स्टाफिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, स्टाफिंग प्रोसेस, कंपोनेंट्स ऑफ स्टाफिंग, मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। तो ये 6 टॉपिक्स हैं जो हमको कवर करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो है हमारा वो है मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ स्टाफिंग, या फिर कहाँ से आ गया मीनिंग ऑफ स्टाफिंग, पीछे भी ऐसे ही था क्या? मीनिंग ऑफ स्टाफिंग था, प्रिंसिपल बताने के साथ। ठीक है, मीनिंग ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब क्या होता है? स्टाफिंग में क्या क्या आता है? मैन पावर, प्लानिंग करना, रिक्रूट करना, सिलेक्शन करना, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, कंपनसेशन देना, प्रमोशन देना, ठीक है, और मैनेजरियल पर्सनल को मेंटेन करके रखना। स्टाफिंग में सब कुछ आता है कि आपने एक बिजनेस ओपन किया, आपने अपनी कंपनी ओपन करी, तो वहां पे आपको लोगों को तो रखना पड़ेगा ना। एम्प्लॉयज की नीड तो आपको होगी। आप बिना एम्प्लॉयज के अपना बिजनेस नहीं आगे बढ़ा सकते, ठीक है। आप खुद सारे काम नहीं कर सकते कि आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी संभाल रहे हैं, सेलिंग डिपार्टमेंट भी संभाल रहे हैं, ठीक है, एमडी भी आप हैं, सारे काम आप ही कर रहे हैं, अकाउंटेंट भी आप ही हैं उस कंपनी के। तो आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको रिक्रूट करना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा कि आपको कितने लोगों की जरूरत है, फिर उनको रिक्रूट करना पड़ेगा, बुलाना पड़ेगा, आपको एडवर्टीजमेंट देनी पड़ेगी कि हमारी कंपनी हायर कर रही है, फिर उनको सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर जो सिलेक्ट हो जाएंगे उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उनको कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे उनको प्रमोट करना पड़ेगा, उनको मेंटेन करके रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो स्टाफिंग में लोगों को हायर करना इंक्लूड करते हैं। स्टाफिंग में क्या क्या आता है? फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, हैविंग द राइट क्वालिफिकेशन, डूइंग द राइट जॉब एट द राइट टाइम। इसका क्या मतलब है? राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कंपनी में सीए की वैकेंसी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट की, तो आप सीए का काम करने के लिए किसी सीए को ही ढूंढोगे। आप ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि आप सीए का काम करने के लिए किसी इंजीनियर को हायर कर दोगे, नहीं, या किसी लॉयर को हायर करोगे, नहीं। फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। अब सीए है, आपके पास वैकेंसी एक है, हो सकता है आपके पास 10 सीए आए हो इंटरव्यू देने के लिए, तो उस 10 में से एक को सिलेक्ट करना, ठीक है, ये तो आप करोगे नहीं पहले ही। अब 10 सीए में से एक को सिलेक्ट करना, तो उस सबसे ज्यादा क्वालिफाइड पर्सन को, जो सबसे ज्यादा डिजर्विंग कैंडिडेट है, उसको सिलेक्ट करना स्टाफिंग के अंदर आता है कि 10 लोग आए, 10 में से एक आपको सिलेक्ट करना है। आपकी जो भी उनकी क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग, आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है उनके अकॉर्डिंग, ठीक है। जिसके पास राइट क्वालिफिकेशन है, यानी कि सीए की डिग्री है, इंजीनियर और लॉयर नहीं चलेंगे सीए के लिए। डूइंग द राइट जॉब एट द राइट टाइम, और जो इतना क्वालिफाइड हो, जिसके पास इतनी अच्छी नॉलेज होगी, वो सही टाइम पर सही काम कर सके, ठीक है। तो स्टाफिंग में आता है कि हायर करना अकॉर्डिंग टू देम, आपकी रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको किसकी जरूरत है, किन किन लोगों की जरूरत है, कितने लोगों की जरूरत है, उनको आपको हायर करना, उनको ट्रेनिंग देना, कंपनसेशन देना, प्रमोशन देना। तो स्टाफिंग में ये सारी चीजें आती है। सेकेंड पॉइंट आता है इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, कि स्टाफिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों जरूरी है स्टाफिंग करना। फिलिंग द रोल्स बाय ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल। देखो, आपने एक जॉब पोजीशन निकाल दी, मतलब कि आपके ऑफिस में, आपकी कंपनी में, इस बार चलो मान लेते हैं कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोस्ट खाली है, ठीक है, डेवलपर की पोस्ट खाली है एक, तो वो खाली है, तो वो खाली रहेगी ना जब तक आप स्टाफिंग की प्रोसेस को फॉलो ना करो, जब तक आप उसमें अपनी एडवर्टीजमेंट ना निकालो कि वो खाली है, जब तक लोग आए ना देख के, जब तक आप इंटरव्यू ना लो, जब तक आप अपॉइंट ना करो, तो वो खाली रहेगी। तो उस पोजीशन को खाली मतलब निकाल के कोई फायदा नहीं है कि खाली है, सिर्फ बोल देने से कि खाली है, जब तक आप पूरी की पूरी प्रोसेस को फॉलो ना करो। तो स्टाफिंग फंक्शन इज नीडेड टू फिल द जॉब पोजीशन। जॉब पोजीशन को फिल करने के लिए स्टाफिंग फंक्शन की जरूरत होती है। देयर विल बी नो यूज ऑफ जॉब पोजीशन अनलेस एंड अंटिल दीज आर ऑक्यूपाइड बाय एम्प्लॉइज एंड इट इज थ्रू स्टाफिंग फंक्शन ओनली दैट एम्प्लॉइज आर अपॉइंटेड टू फिल द वैकेंट जॉब।
अगर इस पे कोई आएगा ही नहीं एम्प्लॉय, तो मतलब निकाल के फायदा नहीं है कुछ भी। और आप इसको इस पे एम्प्लॉय कैसे आएगा जब आप स्टाफिंग फंक्शन को फॉलो करोगे, तो इसलिए इंपॉर्टेंस है स्टाफिंग। प्लेसिंग राइट पर्सन एट द राइट जॉब, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था कि आप उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से उनको जॉब देते हो। अगर किसी की क्वालिफिकेशन 10th पास है सिर्फ, या किसी की क्वालिफिकेशन 12th पास है, या कोई ग्रेजुएट है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई लॉयर है होता है, कोई इंजीनियर होता है, जिसकी जो क्वालिफिकेशन है आप उसको वही काम दोगे ना। आप किसी 10th पास वाले से अपना सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं कराओगे, क्योंकि उसको उसकी नॉलेज नहीं है। 12th पास वाले को लॉयर नहीं बनाओगे, क्योंकि उसने LLB नहीं करी है। ग्रेजुएशन जो सिर्फ ग्रेजुएट है उसको आप चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम नहीं करवाओगे, क्योंकि उसने CA का कोर्स नहीं करा है। तो जिसको जो नॉलेज है आप उससे वही काम करवाओगे। तो राइट पर्सन को राइट जगह पे राइट जॉब देना ही स्टाफिंग होता है। स्टाफिंग इंश्योर्स हायर परफॉर्मेंस बाय प्लेसिंग राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब बाय प्रॉपर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। सही तरीके से सिलेक्शन करके सही पर्सन को सही जगह पे बिठाना स्टाफिंग का काम होता है। एम्प्लॉयज आर गिवन अ प्लेस अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन। एम्प्लॉयज को उनके क्वालिफिकेशंस के हिसाब से पोजीशन दी जाती है। ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइजेस, देखो अगर आप एफिशिएंट स्टाफ को अपॉइंट करोगे तो आपकी जो सर्वाइवल रहेगा और जो ग्रोथ होगी वो कॉन्टिन्यूस होगी, ठीक है। सर्वाइवल और ग्रोथ कॉन्टिन्यूस रहेगी आपकी एंटरप्राइजेस की। एज ऑर्गेनाइजेशन ग्रो विद द एफर्ट्स ऑफ एम्प्लॉयज ओनली, क्योंकि आपने एफिशिएंट एम्प्लॉयज को हायर किया, आपने ढंग स्टाफिंग प्रोसेस को अच्छे से फॉलो करके अच्छे एम्प्लॉयज को हायर किया, तो आपकी ग्रोथ होती रहेगी, कॉन्टिन्यूस ग्रोथ रहेगी, आपकी सर्वाइवल अच्छा रहेगा, ठीक है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस, ह्यूमन रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना थ्रू मैन पावर प्लानिंग एंड जॉब एनालिसिस, की आप पूरी प्लानिंग करने के साथ, मैन पावर प्लानिंग के बाद और जॉब एनालिसिस के बाद हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे कंपनी को कितने एम्प्लॉयज की जरूरत है और कौन कौन से एम्प्लॉयज की जरूरत है। मान लो आपकी कंपनी को एक सॉफ्टवेयर डेवलपर की जरूरत है ही नहीं, ठीक है, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर की जरूरत ही नहीं है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जरूरत ही नहीं है, तो आप उसको हायर क्यों करोगे? आप बेकार में उसको हायर कर लो, आपको पता ही नहीं कि जरूरत है कि नहीं, और आप उसको हायर कर लो, तो ये नुकसान है। तो आप प्रॉपर जब प्लानिंग करते हो तो उससे आपको पता चलता है कि कितने लोगों की और कौन कौन से टाइप के लोगों की आपको जरूरत है। तो इससे क्या होता है कि ओवर मैनिंग नहीं होती है, शॉर्टेज भी नहीं होती, अंडर यूटिलाइजेशन भी नहीं होती। आपको पता ही नहीं आपको आपकी कंपनी को कितने अकाउंटेंट चाहिए, और आप 1 2 3 4 5 हायर करे जा रहे हो, तो वो सब वेले बैठ रहेंगे ना, क्योंकि इतना काम अकाउंटेंट का है ही नहीं। आपको पता होना चाहिए कि कितना काम है, और आपको पता है कि 10 अकाउंटेंट की जरूरत है और आपने सिर्फ 2 हायर कर रखे हैं, तो ये तो शॉर्टेज हो गई, ठीक है। तो ये भी स्टाफिंग की, विद द हेल्प ऑफ स्टाफिंग आप उसको रिड्यूस कर सकते हो पूरी प्लानिंग के साथ। हेल्प्स इन कॉम्पिटिंग, देखो 2 ऑर्गेनाइजेशन है, एक आपकी कंपनी है, एक सामने वाली दूसरी कंपनी है, कंपनी A कंपनी B, ठीक है। आप भी सेम काम करते हो, ये भी सेम काम करते हैं, आपके पास भी एम्प्लॉयज वैसे ही होंगे जिस तरीके का आप काम कर रहे हो, इनके पास भी एम्प्लॉयज वैसे ही होंगे आप जिस तरीके का काम कर रहे हो। ये मैकडी है मान लेते हैं, ठीक है, ये बर्गर किंग है, ठीक है, मान लेते हैं हम। यहाँ पे भी वही एम्प्लॉयज है, यहाँ पे भी वही एम्प्लॉयज है, यहाँ पे भी वही काम हो रहा है, यहाँ पे भी वही काम हो रहा है, लेकिन किसका काम अच्छे से चलेगा, कौन ज्यादा अच्छे से अपने काम को चला पाएगा? जिनके एम्प्लॉयज एफिशिएंट होंगे। अगर इसके एम्प्लॉयज ज्यादा एफिशिएंट हैं तो ये ज्यादा सही तरीके से चलेगा, अगर इसके एम्प्लॉयज ज्यादा एफिशिएंट है तो ये ज्यादा सही तरीके से चलेगा। 2 कंपनी सेम टाइप के लोगों को हायर करती है, सेम टाइप का काम होता है, तो एफिशिएंसी देखी जाती है। जिसके एम्प्लॉयज की एफिशिएंसी अच्छी होगी वो कंपनी ज्यादा ग्रो करेगी। 2 organization can easily acquire same type of physical and financial resources, but what helps organization is win over the other is the efficient staff. 2 organization resources same है, financial resources same है, physical मतलब जो भी उनके physical requirements है वो सब same है, लेकिन फिर भी कौन सी कंपनी जो है वो जीतेगी जिसका स्टाफ जो है वो एफिशिएंट होगा। द ऑर्गेनाइजेशन विद एफिशिएंट स्टाफ कैन ओनली विन ओवर इट्स कॉम्पिटिटर्स, जिसका एफिशिएंट स्टाफ है वही अपने कॉम्पिटिटर से जीत सकता है। नेक्स्ट आता है इम्प्रूव जॉब सेटिस्फेक्शन एंड मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज। स्टाफिंग से क्या होता है? स्टाफिंग मतलब सिर्फ अपॉइंट करना नहीं होता, डज नॉट एंड ओनली विद अपॉइंटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज। स्टाफिंग सिर्फ अपॉइंट करने
पर पे खत्म नहीं होता। इसके बाद उनकी ट्रेनिंग, प्रमोशन, कॉम्पनसेशन, सारी चीजें स्टाफिंग में एड ऑन होती है। ऑल दीज एक्टिविटीज हेल्प्स इन मोटिवेटिंग द एम्प्लॉइज एंड बूस्ट अप देयर मोरल ऑफ द एम्प्लॉइज। आपने एक जूनियर अकाउंटेंट को हायर किया, 10 साल से आपने उसको जूनियर अकाउंटेंट ही बना के रखा है, वो निकल जाएगा, वो नहीं काम करेगा। तो प्रमोशन देना, कॉम्पनसेशन देना, ये बहुत जरूरी होता है स्टाफिंग में, ठीक है। की टू इफेक्टिवनेस ऑफ अदर फंक्शन, देखो बाकी फंक्शन तभी अच्छे से काम करेंगे अगर स्टाफिंग अच्छे से हुई होगी। नो अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कैन बी कैरिड आउट विदाउट एफिशिएंट स्टाफिंग फंक्शन because all the function are performed by human beings and human beings join the organization by staffing function only। जितने भी बाकी के फंक्शन होते हैं वो ह्यूमन बींग्स करते हैं, फॉलो करते हैं। तो अगर आपने अपना स्टाफ ही अच्छा नहीं किया, स्टाफिंग प्रोसेस को ढंग से फॉलो ना करके एफिशिएंट मैन पावर को हायर नहीं किया, तो आपके जो बाकी के फंक्शंस होंगे वो भी इफेक्टिवली काम नहीं करेंगे। जो ऑर्गेनाइजेशन के बाकी के फंक्शंस होते हैं डायरेक्टिंग, जो आगे हम पढ़ेंगे जो बाकी के फंक्शन, तो वो भी अच्छे से काम नहीं करेंगे अगर स्टाफिंग फंक्शन अच्छे से नहीं हुई होगी। तो ये 7 इंपॉर्टेंस थी स्टाफिंग की। आगे चलते हैं। थर्ड पॉइंट आता है स्टाफिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। स्टाफिंग और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या फर्क है? फर्क कुछ नहीं है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पार्ट होता है स्टाफिंग, या पूरा HRM है, इसका पार्ट होता है स्टाफिंग। अगर एक छोटी कंपनी है, स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइजेस है, छोटी कंपनी में है, तो वहाँ पे अगर लोगों को हायर करना, ठीक है, प्लेसमेंट प्रोवाइड करना, ठीक है, उनको प्रमोशन देना, ये हो रहा है तो हम उसको स्टाफिंग बोलेंगे। लेकिन अगर जैसे बिग कंपनीज होती है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, वहाँ पे होता है कि आपको पूरा एक प्रॉपर, वहाँ पे आपको प्रॉपर एक डिपार्टमेंट होता है पूरा HRM के नाम से, जो लोगों को हायर करता है, उनको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, प्रमोशंस देता है, ठीक है। छोटी जगहों पे अगर यही काम हो रहा है तो उसको स्टाफिंग बोलते हैं। बड़ी जगह पे ये काम हो रहा है तो उसको वहाँ पे एक डिपार्टमेंट होता है प्रॉपर, HRM बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस, ये मैनेजमेंट प्रोसेस का पार्ट होता है, विच डेवलप्स एंड मैनेज द ह्यूमन एलिमेंट्स ऑफ द एंटरप्राइज कंसिडरिंग देयर नॉलेज, स्किल, क्रिएटिविटी, टैलेंट एंड पोटेंशियल फॉर कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। वो जो भी उनके ह्यूमन एलिमेंट्स हैं उनको डेवलप करते हैं, मतलब कि देखते हैं कि उनकी नॉलेज कैसी है, स्किल कैसी है, क्रिएटिविटी कैसे है, टैलेंट कैसा है, वो कितना ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स में कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद और इसमें रिक्रूटमेंट करना, सिलेक्ट करना, बेस्ट एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, फिर उनको कंपनसेशन देना अकॉर्डिंग टू देयर वर्क, रिवॉर्ड देना, उनको डेवलप करना, उनकी स्किल्स को और ज़्यादा टाइम टू टाइम ट्रेनिंग प्रोवाइड करके। इट ऑल्सो इंक्लूड एक्टिविटीज रिलेटेड टू लाइजन विद गवर्नमेंट, ट्रेड यूनियन एटसेट्रा। जो भी गवर्नमेंट की एक्टिविटीज होती है, ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज होती है, वहाँ पे भी HRM की प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। Generally, when these functions are carried out at small scale level in small organization by every manager, हर मैनेजर जब छोटी ऑर्गेनाइजेशन में ये फंक्शन को फॉलो करता है तो हम उसको स्टाफिंग बोलते हैं, ठीक है। कौन फॉलो करता है? ये लाइन मैनेजर्स, फंक्शन बाय लाइन मैनेजर्स। बट व्हेन दीज फंक्शन आर परफॉर्म्ड एट लार्ज स्केल इन बिग ऑर्गेनाइजेशन, देयर इज अ नीड टू क्रिएट अ सेपरेट डिपार्टमेंट कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। जैसे मैंने बताया था, छोटी जगह पे हो रहा है तो स्टाफिंग, ठीक है, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में है तो स्टाफिंग, ठीक है, और अगर बिग ऑर्गेनाइजेशन में है तो हम उसको बोलेंगे HRM। फंक्शन सेम वही है, बस छोटे बड़े का फर्क है कि छोटी जगह पे है तो स्टाफिंग, बड़ी जगह पे है तो HRM। द प्रेजेंट डे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट इंक्लूड्स द फॉलोइंग एक्टिविटी। आजकल की डेट में जो HRM है उसमें कौन कौन सी एक्टिविटी आती है? सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करना, मतलब कि डिटरमाइन करना कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने चाहिए आपको आपकी जॉब पोजीशन के लिए, कि ऑर्गेनाइजेशन को कितने लोगों की जरूरत है, किस टाइप के लोगों की जरूरत है, एम्प्लॉइंग पीपल। उसके बाद रिक्रूट करना, सिलेक्ट करना, प्लेसमेंट देना उनको, ठीक है, करियर ग्रोथ, उनकी ग्रोथ की करियर की ग्रोथ करवाना, मतलब पहले उनको ट्रेनिंग देना, डेवलपमेंट करना एम्प्लॉयज की, परफॉर्मेंस अप्रेजल की फीडबैक के थ्रू परफॉर्मेंस अप्रेजल देना कि वो कैसा काम कर रहे हैं, उस हिसाब से उनको अप्रेजल देना, उनको प्रमोशन देना,
मोटिवेशन देना फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स प्रोवाइड करके, कभी पैसे दे दिए, कभी नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के थ्रू हेल्प करके उनको मोटिवेशन प्रोवाइड करते रहना। कंपनसेशन या फिर रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज कीपिंग इन माइंड देयर क्वालिफिकेशन एंड अदर फैक्टर। जो भी आप उनको कंपनसेशन दोगे, जब आप उनको रिक्रूट करोगे तो उनकी क्वालिफिकेशंस को ध्यान में रखते हुए उनको कंपनसेशन देना है, क्वालिफिकेशंस को ध्यान में रखते हुए उनको रिक्रूट करना है। प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर ऑफ पीपल, कि सोशल सिक्योरिटी उनको प्रोवाइड करनी है, उनके वेलफेयर का पूरा ध्यान रखना, ये सब एचआरएम के अंदर आता है। रिव्यू एंड ऑडिट ऑफ पर्सनल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, जितने भी लोग हैं उनका रिव्यू करना, ऑडिट करना है कि वो सारी पॉलिसीज प्रोसीजर्स को सब फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट था। फोर्थ पॉइंट आता है स्टाफिंग प्रोसेस, फोर्थ और आज का लास्ट पॉइंट। बाकी 2 पॉइंट्स हम पार्ट 2 में करेंगे। Staffing is referred as both line as well as a staff activity. लाइन भी है और स्टाफ एक्टिविटी भी है स्टाफिंग, क्योंकि लाइन एक्टिविटी इसलिए क्योंकि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग की तरह स्टाफिंग जो है वो भी मैनेजर फॉलो करता है। स्टाफ एक्टिविटी क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया होता है मैनेजमेंट का, जैसे कि मार्केटिंग मैनेजमेंट होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है, वैसे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट भी होता है बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में। तो स्टेप्स क्या क्या होते हैं स्टाफिंग प्रोसेस के? सबसे पहला स्टेप होता है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। सबसे पहले आप ये एस्टिमेट करो कि आपको कितने लोगों की जरूरत है। सबसे पहला स्टेप है, आपने बिजनेस ओपन कर दिया तो पहला स्टेप तो यही होगा ना कि आप ये पता लगाओ कि आपको कितने लोगों की जरूरत है। ठीक है, कितने लोग, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने चाहिए आपको। फिर आप ये मतलब आप ये भी देखो कि टाइप्स ऑफ एम्प्लॉइज कैसे कैसे चाहिए, सीए चाहिए, इंजीनियर चाहिए, लॉयर चाहिए, क्या क्या चाहिए, कौन कौन से क्लर्क चाहिए। एक ठीक है, जो भी जितने भी आपको लोगों की जरूरत है वो आप आइडेंटिफाई करो, ये पहला स्टेप होता है। स्टाफिंग प्रोसेस बिगिंस विद द एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट विच मीन्स फाइंडिंग आउट नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉय नीडेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन इन नियर फ्यूचर। सब समझ आ गया होगा कि हम ये फाइंड आउट करें कि हमको कितने नंबर ऑफ और किस टाइप के एम्प्लॉयज चाहिए होंगे अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, चलाने के लिए। बेसिकली मैन पावर रिक्वायरमेंट इज नॉट ओनली टू फाइंड आउट नंबर ऑफ पीपल नीडेड बट ऑल्सो द टाइप ऑफ पीपल, कि सिर्फ ये ढूंढ लेना कि कितने लोग चाहिए, इससे नहीं चलेगा, आपको टाइप भी ढूंढना पड़ेगा। टाइप मीन्स कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, किस एजुकेशनल बैकग्राउंड के होनी चाहिए जिनको हमें अपॉइंट करना है। While assessing the type of manpower required, company should also make policy regarding number of people to be appointed from backward classes, women force, minority. जब आप टाइप ऑफ मैन पावर रिक्वायर्ड कंपनी, मतलब जब आप ये देखने जाते हो कि किस तरीके के चाहिए लोग, तो आप ये भी वहाँ पे पॉलिसी बनाते हो कि बैकवर्ड क्लासेस के लोग कितने होने चाहिए, वुमेन फोर्स कितनी होनी चाहिए, माइनॉरिटी के लोग कितने होने चाहिए। इससे रिलेटेड पॉलिसी भी बनाई जाती है। फॉर एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट कंपनी विल टेक फॉलोइंग 3 स्टेप्स, कि 3 स्टेप्स लेती है मैन पावर को एस्टिमेट करने के लिए कंपनी। सबसे पहला स्टेप होता है वर्कलोड एनालिसिस, उसके बाद आता है वर्कफोर्स एनालिसिस, उसके बाद आता है कंपेयरिंग बोथ टू फाइंड आउट रिक्वायरमेंट। फिर दोनों को कंपेयर करके हम रिक्वायरमेंट चेक करते हैं, देखते हैं। सबसे पहला आता है वर्कलोड एनालिसिस। वर्कलोड एनालिसिस मतलब कि दिस रिक्वायर फाइंडिंग नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉय रिक्वायर्ड टू परफॉर्म वेरियस जॉब डिजाइन इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। हम ये आइडिया लगा लेते कि कितने लोग हमको चाहिए, कितने टाइप के लोग चाहिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन को, ताकि हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो पूरी तरीके से चल जाए। अगला आता है वर्क फोर्स एनालिसिस, मतलब कि जो हमारे पास एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज है, एग्जिस्टिंग वर्क फोर्स है, वो किन किन जॉब पोजीशंस पे हैं और कितने लोग वहाँ पे ओवरबर्डन है कि उनके पास बहुत सारा काम है वो नहीं कर पा रहे हैं, और कितने अंडर बर्डन है, कितने हैं जो मतलब कि अंडर बर्डन है कि उनके पास काम ही नहीं है, खाली बैठे रहते हैं। तो जब आप 2 चीजें ये निकाल लोगे कि कितनों की जरूरत है और कितने ज्यादा मतलब वेले हैं और कितने ज्यादा ओवरबर्डन है कि काम ही काम है, तो आप कंपैरिजन करते हो। कंपैरिजन ये करते हो कि अगर जो ओवरबर्डन है उनका बर्डन कम करते हो एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज को हायर करके, ठीक है, और जो अंडर बर्डन है मतलब जिनके पास काम नहीं हो आप उनको रिमूव कर देते हो या ट्रांसफर कर देते हो अपनी किसी दूसरी ब्रांच में। तो आफ्टर डूइंग वर्कलोड एनालिसिस एंड वर्कफोर्स एनालिसिस द मैनेजर कंपेयर बोथ एज एक्सेस ऑफ वर्कलोड ओवर वर्कफोर्स इंडिकेटेड अंडर स्टाफिंग। अगर ज्यादा वर्कफोर्स है तो मतलब स्टाफिंग अंडर है, एंड यू नीड टू अपॉइंट मोर पीपल वेयर एज एक्सेस ऑफ वर्कफोर्स over workload indicated overstaffing and you need to remove or transfer some employees elsewhere। कि अगर आपके पास लोड ज्यादा है वर्कफोर्स पे
वर्कलोड बहुत ज़्यादा है तो मतलब अंडर स्टाफिंग है तो आपको हायर करने लोग, और अगर आपके वर्कफोर्स के ओवर वर्क नहीं है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, उनको निकालना है। ये पहला स्टेप था एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, उसके पॉइंट्स थे। नेक्स्ट स्टेप आता है रिक्रूटमेंट। आपने एस्टिमेट कर लिया, उसके बाद रिक्रूट करना है। रिक्रूट करने का मतलब है कि लोगों को आपको बताना है कि हमारे पास वैकेंट जॉब है, एक वैकेंट पोजीशन है, आप उसके लिए अप्लाई करो। It refers to the process of inducing the people to apply for the job in the organization, कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन में जॉब निकली है उसमें अप्लाई करो। After assessing the number and type of employee required, the manager tried that more and more people should apply for the job so that the organization can get more choice and select better candidates. हर मैनेजर यही चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्लाई करें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा चॉइस हो उनके पास और बेटर कैंडिडेट को वो अपॉइंट कर लें। If we can fulfill the requirement from inside the organization through transfer and promotion, then it is very economical and fast. But generally, organization has to fulfill its requirement from outside the organization. देखो, अगर आपके पास आपकी 2 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, अगर इस जगह पे एक अकाउंटेंट की जॉब खाली है तो आप यहाँ से मंगा लोगे, यहाँ से बोलोगे कि हमें एक दे दो, यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ से एक हमारे पास ट्रांसफर कर दो, तो ये इकोनॉमिकल होता है। लेकिन ज्यादातर क्या होता है, ज्यादातर यही होता है कि आउटसाइड से हम रिक्रूट करते हैं, बाहर से हम रिक्रूट करते हैं। टू रिक्रूट पीपल फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन कॉन्टेक्ट वेरियस प्लेसमेंट कंसल्टेंट्स से हम बात करते हैं, कांटेक्ट करते हैं, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के लोगों से बात करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर से बात करते हैं। लेकिन जो सबसे कॉमन वे होता है रिक्रूटमेंट का, फ्रेश टैलेंट को रिक्रूट करने का, वो होता है एडवर्टीजमेंट। कंपनी अपनी एडवर्टाइज करती है न्यूज़पेपर में, क्योंकि बहुत सारे जॉब सीकर्स जो होते हैं वो न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट पढ़ के जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट आता है सिलेक्शन। अब रिक्रूटमेंट आगे बहुत सारे लोग आगे इंटरव्यू देने के लिए, तो अब आपको चूज करना है उसमें से सुटेबल कैंडिडेट। 10 लोग, 100 लोग, 1000 लोग आ गए इंटरव्यू देने के लिए एक पोस्ट के लिए, अब उसमें से चूज करो। इट रेफर्स टू चूजिंग द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट टू फिल द वैकेंट जॉब पोजीशन। इस पे हंसना मत। गवर्नमेंट जॉब में 1000 वैकेंसी के लिए 20 लाख बच्चे अप्लाई करते हैं। 1000 से 2000 वैकेंसी के लिए 20 लाख। चलो, द सिलेक्शन इज डन थ्रू अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स टेस्ट, इंटरव्यू एटसेट्रा। जो सिलेक्शन होता है वो एक पर्टिकुलर प्रोसेस के थ्रू होता है, जिसमें टेस्ट होता है, इंटरव्यू होता है, ठीक है। इन सिलेक्शन, नंबर ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट इज लेस देन द नंबर ऑफ रिजेक्टेड कैंडिडेट, दैट इज व्हाई सिलेक्शन इज कॉल्ड नेगेटिव प्रोसेस ऑल्सो। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हमेशा रिजेक्टेड कैंडिडेट से कम होते हैं, इसलिए इसको हम नेगेटिव प्रोसेस भी बोलते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सिलेक्शन आर, जो सिलेक्शन का मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि बेस्ट, जितने भी आए थे उसमें से बेस्ट को चूज करना। टू मेक सिलेक्टेड कैंडिडेट रियलाइज दैट हाउ सीरियसली थिंग्स आर डन इन द ऑर्गेनाइजेशन, और जो सिलेक्ट हुआ है उसको भी ये इस बात का एहसास करना है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में कितनी सीरियसली होती हैं सारी की सारी चीजें। प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, ठीक है, आपने सिलेक्ट कर लिया। अब तो प्लेसमेंट होगी, मतलब कि उसको बताओ कि आप इस पोस्ट के लिए सिलेक्ट हो गए हो, आओ और अपनी जॉब पे स्टार्ट हो जाओ, जॉब पे लग जाओ। प्लेसमेंट रेफर्स टू ऑक्यूपाइंग ऑफ पोस्ट बाय द कैंडिडेट फॉर विच ही इज सिलेक्टेड, ठीक है। अब वो जो पोस्ट थी वो ऑक्यूपाई हो चुकी है। आफ्टर सिलेक्शन द एम्प्लॉय इज गिवन अपॉइंटमेंट लेटर एंड इज आस्क्ड टू ऑक्यूपाई द वैकेंट जॉब पोजीशन। अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है और बोला जाता है कि वैकेंट जॉब पोजीशन पे बैठ जाओ। ओरिएंटेशन होती है, ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि जो भी न्यू एम्प्लॉय होता है उसको एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज के साथ इंट्रोड्यूस किया जाता है, बताया जाता है कि ये हमारा न्यू एम्प्लॉय है। Large organization organize orientation programs to familiarize the new employees with the existing, whereas in small organization superior takes the new employee on round and introduce him to the existing employees। जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, वहाँ पे ओरिएंटेशन होता है प्रॉपर, तो वहाँ पे सभी जो भी न्यू एम्प्लॉयज होते हैं उनको सभी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय से और थ्रू एक प्रोग्राम मिलाया जाता है। लेकिन जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, उसमें मैनेजर जो होता है वो ले जाता है अपने न्यू एम्प्लॉय को और बाकी एम्प्लॉयज के पास कि देखो ये आया है, इससे ये हमारी टीम का मेंबर है, अब हमारे एग्जिस्टिंग कंपनी का नया मेंबर है, तो वहाँ पे ऐसा होता है।
फिफ्थ पॉइंट आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ठीक है, आ गया, ओरिएंटेशन भी हो गई, सब कुछ हो गया। अब एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए, ठीक है, कंपटीशन बनाए रखने के लिए जरूरी होता है कि उनको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना, ताकि वो टॉप पे जा सके, अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सके। अब वो बंदा आ गया, उसने ज्वाइन कर लिया, उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करिए। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में हैव इन हाउस ट्रेनिंग सेंटर्स और अरेंज विद सम इंस्टीट्यूशन टू प्रोवाइड ट्रेनिंग फॉर देयर एम्प्लॉयज। या तो ऑर्गेनाइजेशन का खुद का ट्रेनिंग सेंटर है इन हाउस की, मतलब आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में ही ट्रेनिंग प्रोवाइड कर देते हो, या फिर वो कहीं और हायर करते हो, ट्रेनिंग सेंटर्स को हायर करते हो कि हमारे एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दो। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नॉट ओनली मोटिवेट एम्प्लॉय बट दीज इंप्रूव एफिशिएंसी ऑफ वर्क ऑल्सो। सिर्फ एम्प्लॉयज को मोटिवेट नहीं करते, ये वर्क की एफिशिएंसी को भी इंप्रूव करते हैं। तो in most of the large scale organization there is a separate human resource management department। human resource department होता है बहुत बड़ी बड़ी organization में एक separate which performs staffing function, but in small organization the line manager only perform all the function। so लेकिन small organization में line managers perform करते हैं सारे functions को। so small organization in which there is no human resource department include following steps ऑल्सो इन द स्टाफिंग प्रोसेस। तो जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें कुछ स्टेप्स इंक्लूड हो जाते हैं, उन सबके बाद एक और आता है स्टेप, वो आता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। आफ्टर टेकिंग ट्रेनिंग एंड परफॉर्मिंग द जॉब फॉर समटाइम्स देयर इज नीड दैट एम्प्लॉय परफॉर्मेंस मस्ट बी इवेल्युएटेड। तो वो जब उनको ट्रेनिंग दे दी, वो काम कर रहा है, तो थोड़े टाइम बाद उसकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजल रेफर्स टू इवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज अगेंस्ट सम स्टैंडर्ड्स। उनके कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो चेक करते हैं उनकी परफॉर्मेंस। द स्टैंडर्ड आर मेड नोन टू एम्प्लॉय इन एडवांस। और जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो एडवांस में ही एम्प्लॉयज को पहले से ही बता दिए जाते हैं। सुपीरियर्स प्रिपेयर अ फीडबैक रिपोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो एक सुपीरियर जो होते हैं ना, वो फीडबैक रिपोर्ट बनाते हैं उस एम्प्लॉय की। नेक्स्ट आता है प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। प्रमोशन रेफर्स टू बीइंग प्लेस्ड एट अ हायर जॉब पोजीशन विद मोर पे, जॉब सेटिस्फेक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रमोशन का मतलब होता है कि आपको ज्यादा सैलरी के साथ आपको ज्यादा बड़ी पोजीशन प्रोवाइड कर दी जाती है आपको, जिसमें जॉब सेटिस्फेक्शन भी मिलती है और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। जनरली ऑन द बेसिस ऑफ फीडबैक रिपोर्ट, जो आपकी फीडबैक रिपोर्ट आई होती है उसके बेसिस पे आपको प्रमोशन दी जाती है। परफॉर्मेंस दे आर गिवन प्रमोशन एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर हायर जॉब पोजीशन, आपके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग दी जाती है आपको। नेक्स्ट आते हैं कंपनसेशन। इट रेफर्स टू प्राइस ऑफ द जॉब। इट इंक्लूड्स पे, मतलब कि प्राइस है आपकी जॉब का, पे, रिवॉर्ड, अदर इंसेंटिव जो भी एम्प्लॉयज को मिलते हैं, कि कुछ टारगेट्स होते हैं, देखा होगा आपने, बहुत सारी कंपनीज में बहुत टारगेट्स दिए जाते हैं कि ये अचीव कर लो फिर आपको इतना इंसेंटिव मिलेगा। इट इंक्लूड डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट पेमेंट। तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पेमेंट भी इसको बोलते हैं। ठीक है, डायरेक्ट पेमेंट सच एज, डायरेक्ट पेमेंट होती है जैसे कि आपकी सैलरी, वेजेस हो गई। इनडायरेक्ट पेमेंट होते हैं कि मेडिकल फैसिलिटी आपको मिल रही है, इंश्योरेंस फैसिलिटी आपको मिल रही है। द मैनेजर मस्ट फिक्स द राइट कंपनसेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन टाइप ऑफ जॉब। मैनेजर जो होता है वो फिक्स करता है क्वालिफिकेशन और जॉब के टाइप के हिसाब से कि किसको कितना कंपनसेशन देनी है। डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट आर ऑफ टू टाइप। जो डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट होती है दो टाइप की होती है, टाइम बेस्ड पेमेंट, परफॉर्मेंस बेस्ड पेमेंट। टाइम बेस्ड पेमेंट्स होती है जो कि आपको टाइम टू टाइम मिलती जाती है, सैलरी, वेजेस, या फिर जो सैलरी वेजेस होते हैं जो आपको डेली बेस पे या वीकली बेस पे या मंथली बेस पे मिलते हैं। परफॉर्मेंस बेस्ड पेमेंट होती है कि पेमेंट जो होती है एम्प्लॉयज को मिलती है वो नंबर ऑफ पीसेस और यूनिट्स प्रोड्यूस बाय द एम्प्लॉयज, कि अगर आपने 10 पीस प्रोड्यूस करे तो आपको 1000 रुपए मिलेंगे, अगर आपने 5 करे तो आपको 500 ही मिलेंगे। तो ये होती है कि परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको सैलरी, डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट्स दी जाती है। ठीक है, यहाँ पे तो ये डेली, वीकली, मंथली के हिसाब से दी जाती है, यहाँ पे परफॉर्मेंस के हिसाब से दी जाती है। तो थैंक यू सो मच ये पार्ट देखने के लिए। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना और पार्ट 2 जरूर देखना।